हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 140 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। तो संविधान का कौन सा वो आर्टिकल है जो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम का है वो किसी भी ऐसे फैक्ट्री में या माइन में या उन जगहों पे काम नहीं करेगा जहाँ हैजार्डस प्रोडक्ट्स बनते हो, यानी कि कहने का मतलब है कुछ ऐसा बनता हो जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ये कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में साफ साफ ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल 24 का ही बेसिकली स्टेटमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और अ कम्युनिटी is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to। तो इंडिया में अगर कोई रिलीजियस सेक्ट है या कम्युनिटी यानी कोई धर्म या मतलब ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है, तो इस स्पेशल क्या मतलब ऐसा स्पेशल एडवांटेज हो जाएगा अगर हमको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस देंगे। तो आपके ऑप्शन है इट कैन, पहला इट कैन बी एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनको ये अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे धर्म का हो या जात का हो बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। दूसरा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू द लोकसभा, यानी राष्ट्रपति को उस कम्युनिटी से एक मेंबर को संसद में नॉमिनेट करना होता है। तीसरा है इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, यानी जो प्रधानमंत्री का 15 बिंदु जो प्रोग्राम है हमारा, तो उससे इनको भी मतलब उनमें से इनको उनसे फायदा मिलेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। The culture and educational right of a minority are protected under Article 29 and 30। जो पहला वाला स्टेटमेंट था एजुकेशनल वाला तो ये उसमें दिया हुआ है और 30 में भी वही बात कही गई है। बट जो राष्ट्रपति वाली बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मतलब इस चीज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and a soul of the Constitution? यानी कौन सा ऐसा राइट है, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में, जिसको अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो इसका सही आंसर है डी, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अंबेडकर ने इसी को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी बातों को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो ये आने के जब क्वेश्चन आते हैं तो आदमी को छूट जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। तो वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार इंडिया में मतलब कौन सा राइट है आपको बताना है, मतलब यानी कि फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है। तो इसका सही आंसर है सी, संवैधानिक अधिकार ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आर्टिकल 326 में ये मौजूद है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू, यानी कोई अगर यूके यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का कोई नागरिक है
वो इंडिया में रह रहा है तो कौन सा राइट, कौन सा अधिकार उसको नहीं दिए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, यानी व्यापार करने का अधिकार उनको नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 90, 29 एंड 30। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के नागरिकों को मिला है, इससे बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 301 pertains टू द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आर्टिकल 301 प्रॉपर्टी का अधिकार हमें देता है। बी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, ना कि हमारे बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं। थर्ड, आर्टिकल 300A was inserted in the constitutional अमेंडमेंट। तो ये जो आर्टिकल 300A है, इसको संवैधानिक संशोधन करके लाया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 ओनली। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 42 है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गए, ये आपको हम करेक्ट कर देते हैं। थर्ड वाले स्टेटमेंट में जो 300A है 42 है, तो इसका सही आंसर है ए, 2 ओनली। पहला तीसरा गलत है, 42 नहीं है बल्कि 44 अमेंडमेंट एक्ट है। और जो पहला है राइट टू प्रॉपर्टी हमारा, जैसा आप सबको पता है 300A में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखा है बेसिकली विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, यानी अगर संविधान, भारतीय संविधान की बात करें तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो वो किस पे लिमिटेशंस लगाता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है, पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है। डीपीएसपी डजंट इम्पोज एनी लिमिटेशन डायरेक्टली ऑन द स्टेट बट गवर्नमेंट which rest upon a popular vote can hardly ignore them while shaping its policy। कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी में दे रखे हैं, मतलब ये किसी भी सरकारों पे, राज्य हो या केंद्र हो, उन पे थोपा नहीं गया, उनके ऊपर लिमिटेशंस, कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई कि नहीं आपको पूरा ही करना है। लेकिन जो डीपीएसपी है, जैसा कि खुद बता रहे हैं, डायरेक्टिव्स हैं, वो एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। तो कभी भी कोई भी पॉलिसी बनती है तो उनको डीपीएसपी को कंसीडर करना मस्ट होता है, सो दैट जो भी पॉलिसी बने वो उसके एज पर अकॉर्डिंग रहे, और मतलब वो एक जो क्या बोलते हैं हम, रियल शेप में उसको हम दे सकें। अंबेडकर का जो आइडिया था डीपीएसपी का संविधान में लाने का, वो भी यही था कि डीपीएसपी में उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा गया, उन्हीं विषयों को रखा गया जो कि हो सकता है हिंदुस्तान के पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो, चाहे मनी हो या फिजिकल रिसोर्स हो, दोनों ही। तो इसलिए उनको सिर्फ एक डायरेक्टिव्स के तौर पर रखा गया कि जब भी वो अवेलेबल होंगे, वो चाहे रिसोर्सेज हो या मनी हो, तो उनको एक रियल शेप दिया जा सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमारा कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ये डीपीएसपी में मौजूद था। या हम अगर पंचायती राज की बात करें, हमारे जो पंचायत लेवल के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, ये कभी भी फंडामेंटल राइट्स या उसके पार्ट नहीं रहे, ये हमेशा ही डीपीएसपी के पार्ट थे। लेकिन समय के अनुसार जब इनकी ज़रूरतें हमें समझ में आई, या हमें रिसोर्सेज हमें लगे कि नहीं अब हमारे पास रिसोर्सेज फुलफिल है, काफ़ी अच्छे हैं, तो हमने उसको रियल शेप देने की कोशिश की इन आर्टिकल्स की मदद से। तो डीपीएसपी का लाने का आइडिया बेसिकली यही था, इसलिए किसी पे लिमिटेशन इम्पोज नहीं करता है, बल्कि एक डायरेक्शन देता है पॉलिसी मेकिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
इंश्राइंड इन इट्स। तो जो आइडियल्स है वेलफेयर स्टेट होने का, एक ऐसा राज्य जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले, तो इस तरीके से, या सबको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड हो, उसको वेलफेयर स्टेट्स बोलते हैं। तो वो किस चीज़ में मौजूद है, कहाँ दिया हुआ है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए प्रीएम्बल, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी है फंडामेंटल राइट, या डी है 7th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी में ये वेलफेयर स्टेट की बात मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। डीपीएसपी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी जो प्रिंसिपल मौजूद है डीपीएसपी में वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, जो देश में डेमोक्रेसी होते हैं सोशियो इकोनॉमिक, उसकी बात करता है। सेकंड है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, यानी जो प्रोविजंस मौजूद हैं इन प्रिंसिपल में वो किसी भी कोर्ट में इनफोर्सिएबल, यानी कि कानून द्वारा उनको मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता कहने का मतलब है कि अगर वो वायलेट होते हैं तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बीन प्रोवाइडेड इन। तो जो हमारा आर्थिक समानता होती है, आर्थिक बेसिकली समानता नहीं, जस्टिस मतलब होता है न्याय, आर्थिक न्याय जो होता है, तो वो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे संविधान में कहाँ दिए गए हैं, आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर है बी द प्रीएम्बल एंड द डीपीएसपी, यानी कि हमारे प्रीएम्बल में जो हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें, और डीपीएसपी में, दोनों जगह ही इन बातों को दिया गया है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट जस्टिस शैल इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, whereas DPSP में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 एंड 46। तो बेसिकली ये आपके कुछ 5-6 आर्टिकल्स हैं जिसमें हर बार इकोनॉमिक जस्टिस की बात किसी न किसी तरीके से कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था नहीं, जीएस टेस्ट पेपर 139, तो जो हमारा उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा स्टैंडिंग क्रॉप इन इकोलॉजी रेफर्स टू। तो स्टैंडिंग क्रॉप इकोलॉजी में किसको बोलते हैं आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ए टोटल लिविंग बायोमास इन एन इकोसिस्टम, यानी एक वातावरण में कितने बायोमास रहते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 140 का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का फीचर नहीं है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, या डी फेडरल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।